उसमें काम कर रहे हैं। आगे क्या डिसीजन होगा, नए टैक्स बिल में सरकार क्या लेकर के आती है, वो बदलाव देखने होंगे। लेकिन मतलब अतुल जी, आप साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि भले ये 4 लाख पर आपको शून्य देना है, 4 से 8 पर आपको 5% टैक्स यहां पर लिखा हुआ है, 8 से 12 यहां पर 10% लिखा हुआ है, लेकिन 87 रिवेट में जो छूट मिलती है, 70% जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, उसके तहत आपको 12,75,000 रुपए ये छूट मिल सकती है। आप इस साफ तौर पर कह रहे हैं 75,000 तो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, और सेक्शन 87A में जो रिबेट है उसमें एक पर्टिकुलर अमाउंट तक अगर मेरा टैक्स लायबिलिटी होती है तो मेरे को 87A में रिबेट मिल जाती है। लेकिन ये रिबेट किस पर मिलेगी? अगर आप सीधे सीधे नौकरी करते हैं, अगर आप सीधे सीधे नौकरी कर रहे हैं, लेकिन आप सोचें कि आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं और वहां से आप बेनिफिट ले रहे हैं, और आपने अगर कैपिटल गेन टैक्स आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है या आपने कोई किया, तो उसका अगर आपको फायदा मिल रहा, उस पर आपको ये रिबेट नहीं मिलेगी। 87A का रिबेट नहीं मिलेगा। ये मेरी इनकम या तो मेरी सैलरी से हो या मेरी बिजनेस इनकम हो, तो मुझे 87A का रिलीफ मिल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर अगर आप बिजनेस कर रहे हैं और आप नौकरी कर रहे हैं और आप 12 लाख रुपए तक कमा रहे हैं, तो कई ऐसा चाहे जिसमें स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, 87A की जो छूट के प्रावधान हैं वो इसमें लागू हो जाएंगे और 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है। लेकिन अगर आप कैपिटल गेन टैक्स यानी कि आपने प्रॉपर्टी बेची है, उससे फायदा कमाया है, या फिर आप शेयर में, क्योंकि अब एक बड़ी आबादी है जो शेयर्स में पैसा लगा रही है, आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं और शेयर से पैसा लगाकर आप कमाई कर रहे हैं, उसमें 87 पर आपको छूट नहीं मिलेगी। ये पर स्टैंडर्ड डिडक्शन पे भी छूट नहीं मिलेगी, उसमें आपको टैक्स देना पड़ सकता है। और जो आपको टैक्स देना पड़ सकता है वो स्लैब आपके सामने बना हुआ है, यानी कि 4 से लेकर 8 लाख आप कमा रहे हैं तो आपको 5% देना है, 8 से अगर 12 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपको 10% देना है। लेकिन सीधी सीधी आप घर से निकल रहे हैं 10 बजे और 5 बजे वापस आ रहे हैं, आप नौकरी कर रहे हैं और संस्था ने आपके अकाउंट में सैलरी डाल दी है, तो उस पर आप 12 लाख रुपए तक छूट के अधिकारी हैं। वो आपको इनकम टैक्स में छूट मिलेगी, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप दाएं बाएं से अगर पैसा कमा रहे हैं, आप शेयर में पैसा लगा रहे हैं, आप प्रॉपर्टी बेचकर आपको कोई फायदा हुआ है या दूसरा फायदा, तो फिर आपको टैक्स देना पड़ेगा। रिएक्शन इस पर क्या है हम समझने की कोशिश करते हैं। तमाम सारे लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे साथ अतुल अग्रवाल साहब जुड़े हुए हैं, अंकुर चौधरी जुड़े हुए हैं, पीके गुप्ता साहब जुड़े हुए हैं। कुल मिलाकर अतुल साहब, अगर यूं समझें तो सरकार ने आपको प्रावधान दिया, जो नया टैक्स स्लैब आया है उस टैक्स स्लैब में भी बड़ी राहत मिलने वाली, लेकिन इस बीच तमाम राजनेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, एक बार वो सुनते हैं। लेकिन किसान दे हथ च कुछ नहीं, आम इंसान दे हथ च कुछ नहीं। अगर मेरी जानकारी सही है तो ये सरकार का 12वां बजट है। 12वां ही है? क्यों 11वां है? अच्छा ठीक है, जो भी कुछ है। ये जो बजट है, अगर हम इसको 12वां मान लें, 11वां मान लें, 12 साल बाद कुंभ आता है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज्यादा जरूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार बजट के दिन में कुंभ की बातें, कुंभ में कितने लोग मरे हैं ये जानना चाहते हैं। सरकार ने अब तक कोई आंकड़े नहीं दिए, लेकिन आंकड़े हम आपको टैक्स स्लैब के दिखा रहे हैं और आंकड़े टैक्स स्लैब के ये हैं। मेरे साथ मौजूद हैं अंकुर चौधरी साहब। अंकुर चौधरी साहब, यहाँ पर भले ही थोड़ा सा जनता को स्पष्टीकरण हम करना चाहते थे, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि 4 से 8 लाख आपको 5% देना है और 8 से जो 12 दिया उसमें भी आपको संकेत दिखाई दे रहे हैं कि 10% देना है। लेकिन असल में बहुत सारी छूट के प्रावधान है और उस छूट के प्रावधान के तहत, यानी कि सरकार आपको टैक्स में छूट तो दे रही है, लेकिन अगर आप दाएं बाएं से खेल करना चाहते हैं, आप इधर उधर से कमाई करना चाहते हैं, तो सरकार की निगाह आपके ऊपर बनी हुई है। अंकुर जी। मनोज जी, बिल्कुल क्लियर कैटेगराइजेशन है डिफरेंट टैक्सेस का, और आप 12 लाख रुपए तक का जब आप टैक्स सेविंग करेंगे तो आपके पास अब ऑप्शंस हैं कि आप अपना निवेश को बढ़ा सकते हैं। आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो भी बची हुई कमाई है, मैं तो कहूँगा उसको आप इन्वेस्ट करें, आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें, आप और बहुत सारी चीज़ें हैं। और ये बची हुई चीज़ों से जो सबसे बड़ा मुझे लगता है कि एक मीडियम क्लास के लिए, किसी के लिए भी जिनको आयुष्मान भारत का फ़ायदा नहीं है, कोई और जो गवर्नमेंट की ऐसी स्कीम्स हैं,
जैसे आप पिछले कुछ टाइम में देखेंगे हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत बढ़ गई है और आप आज की तारीख में देखते हैं कि जो बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज हैं, ये